Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS. I hope everybody is doing good. You guys are fine at your place. Let's start with today's session. We'll discuss these articles. I'll give you a glimpse what we will be covering today. So we'll talk about National Maritime Heritage Complex, Karakal, Augustamalai Bamboo Tail, Universal Supply of Fortified Rice, and Congo River. मोस्टली आर्टिकल्स प्रीलिम से जुड़े हुए हैं. ये आर्टिकल आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. कहीं अगर पूछा गया तो ऐसे नहीं पूछेंगे फोर्टिफाइड राइस के बारे में बताओ, बट हाँ, एक जब आप किसी भी आर्टिकल की एनालिसिस करते हो और चीज़ों को कनेक्ट करते हो तो क्वेश्चन की टोन एंड टेनर के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसकी क्या डिमांड है और क्या कंटेंट आपके पास है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बारे में भी या आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. सो दीज आर दी आर्टिकल्स रादर जो हम आज कवर करने वाले हैं. ठीक है जी. तो विदाउट टेकिंग एनी टाइम सेशन को सिंपली शुरू करते हैं. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बट शुरू करने से पहले फटाफट अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. शेयर करो विद योर फ्रेंड्स दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस. और ये जो कंटेंट आपको दिया जाता है ना, ट्रस्ट मी, बेस्ट ऑफ कंटेंट है. मतलब ऐसा नहीं है कि चलो विदाउट एनी कोर्स फ्री में है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा. नहीं, श्री राम आईएएस एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है. वी आर सर्विंग द नेशन सिंस 1985. सो यू कैन रेफर द कंटेंट. मतलब होल हार्टेडली ट्रस्ट कर सकते हो, दूसरों को भी रेफर कर सकते हो. वी आर ऑफलाइन एंड नाउ वी आर ऑनलाइन एज वेल. सो मैक्सिमम यूटिलाइज करो इन सेशंस का अपनी प्रिपरेशन में. ठीक है जी. चलिए शुरू करते हैं विद द first article. There you go. A recent study found that cocoa farming in the Congo Basin, the world's largest carbon sink, is linked with up to 7 times or more deforestation than other agricultural activities. कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ. वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इस फार्मिंग की वजह से, काकू फार्मिंग की वजह से कोंगो बेसिन के अंदर, जो कि लार्जेस्ट कार्बन सिंक के लिए जाना जाता है इन द वर्ल्ड, ड्यू टू दिस फार्मिंग इट कोजेस डिफॉरेस्ट्रेशन. ये फार्मिंग ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ फार्मिंग, राइट. सो दिस मीन्स दैट इफ़ यू आर ग्रोइंग काको, मतलब दिस इज अ प्लांट जिससे चॉकलेट इज मेड. सो इस फार्मिंग के चलते इन द कोंगो बेसिन इट इज कोजिंग मच मोर फॉरेस्ट लॉस देन द अदर क्रॉप्स इन दैट सेम रीजन. तो हम आज यहाँ पर कोंगो रिवर के बारे में बात करेंगे. ये मैप मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली कोंगो बेसिन आप लगा लीजिए. रिवर का जो बेसिन है वो है. रिवर आप अपने मैप में भी देख सकते हैं. ये जो रिवर है कोंगो रिवर, ये रिवर वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका के अंदर है. ज़रे रिवर भी इसको बोलते हैं. अगर यहाँ पर आज के सेशंस में काफ़ी आपको टेक्निकल टर्म्स देखने को मिलेंगी क्योंकि हम स्पीशीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. एंड इफ़ यू वन ऑफ द अदर वे, अगर आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ द अदर प्रोनाउंसिएशन फॉर इट, गो फॉर दैट. ठीक है. मुद्दा यहाँ पर ये है कि आपको आर्टिकल समझ में आने चाहिए. इधर उधर अगर प्रोनाउंसिएशन में एक आधा अगर आपको लगता है कि नहीं दैट शुड बी द प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, लेकिन मेरे लिए कंटेंट डिलीवरी इम्पॉर्टेंट है. तो अच्छा, अब ये जो रिवर है इसकी लेंथ है 4700 किलोमीटर. कॉन्टिनेंट की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है. पहली कौन सी है? नाइल. तो दूसरे नंबर पे आती है कोंगो. वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है बाय डिस्चार्ज वॉल्यूम आफ्टर दी Amazon river. तो ये कह रहे हैं कि it carries a massive amount of water. It is the second largest river in the world in terms of how much water flows through it. Amazon river के बाद Congo river is the deepest river in the world. Depth लगा लो 720 feet. So deep, मतलब इतना deep है that sunlight even can't reach the bottom. इतना आप लगा सकते हो. Too deep for light to penetrate also. अंदाज़ा लगाओ.
इट राइसेस इन द हाईलैंड्स ऑफ दीज लेक्स। तो कोंगो रिवर जो है वो शुरुआत कहाँ से करती है? जाम्बिया से, which is a country in the southern Africa. It begins as a smaller river, चम्बेशी रिवर जो है इसको बोला जाता है इन द हाईलैंड्स। फिर उसके बाद ऑब्वियसली इट फ्लोज बिटवीन द लेक्स ऑल्सो। तो 2 लेक्स हैं, वो लेक्स के नाम ध्यान में रखोगे तो आप ही के लिए अच्छा है। तो लेक के नाम कौन कौन से हैं? तंगानिका एंड न्यासा। तांगानिका और न्यासा जो लेक्स हैं वहां से फिर ये नदी जो है वो बहती है। और फिर ये इसका देखो, ये ना थोड़ा सा मैप बेस्ड है, मैप में देखोगे तो और चीज़ें अच्छे क्लियर होंगी। अब जैसे ये नदी शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ कहाँ से बहती है, एक आइडिया आपको होना चाहिए। ये एक आर्क शेप पाथ फॉलो करती है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये बहती है, नॉर्थ वेस्ट से शुरू होती है और फिर फाइनली अटलांटिक ओशन में एक जगह है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर, दैट इज बनिन। तो वहां पर इट ड्रेन्स इनटू द अटलांटिक ओशन। ठीक है, ये रिवर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये जो नदी है इट क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। ठीक है, जैसे ये नदी अटलांटिक ओशन में ड्रेन करती है, डिपॉजिट्स वाटर एंड सेडिमेंट इनटू कोंगो प्लू इन दी अटलांटिक। ठीक है जी। तो कोंगो रिवर सिस्टम जो है इट रन्स थ्रू सेवरल कंट्रीज। अभी मैंने आपको वो मैप दिखाया था, अंगोला, जाम्बिया, कैमरून, तंजानिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो यहाँ से ये जो नदी है ये बहती है और इसके इट इज़ अ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन अमेजन रिवर के बाद, वो मैंने आपको बता ही दिया। बॉर्डर्ड बाय सहारा डेजर्ट लगता है नॉर्थ में, साउथ एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशन लगता है और ईस्ट अफ्रीकन लेक्स लगती हैं। तो इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं। क्या आप बोलोगे ट्रिब्यूटरीज भी याद करें देश की? अपनी देश की तो नदी है नहीं। देखो ऐसा नहीं सोचना है, जो न्यूज़ में आए यूपीएससी के हिसाब से है, कॉन्टेक्स्ट है, तो आपको कर लेना चाहिए। तो लोमानी, कासाई, लुलोंग, उबांगी, अरुविमी, राइट। तो ये सारी जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। यहाँ पर आपको एक मिक्स ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, देखो यहाँ ना ये जो एरिया है इट हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इक्वेटर के पास पड़ता है, बहुत पानी भी आप देख रहे हो, लार्ज वाटर सोर्स है फ्रॉम दिस रिवर। तो एक परफेक्ट कंडीशन है इसकी फॉर द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, कोंगो बेसिन रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, थोड़ी सी ध्यान रख लोगे तो आप ही को ही काम आएंगी। मैप बेस्ड ज़्यादा आई वुड से क्वेश्चन रहा है, तो इसमें फैक्ट्स हैं, मेयर फैक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे। पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं टेकन बाय प्रज्ञा मैम। यू कैन रेफर दीज लेक्चर्स फॉर योर पॉलिटी प्रिपरेशन। स्पून फीड सेशंस आर देयर आर वेरियस अदर सेशंस यू कैन रेफर। न्यू सेशंस आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, डू रेफर द प्लेटफॉर्म। एवरी सेशन इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द बेस्ट ऑफ मेंटर। डू लेट अदर्स नो ऑल्सो। अच्छा लगता है तो इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, यू कैन रेफर टू अदर्स। ठीक है, एज फार एज माई सेशन इज कंसर्न, यू हैव द कॉमेंट सेक्शन, you can share your feedback. Moving to the next article, बहुत ही एक अच्छी स्पीशीज लग रही है ना। गुजरात की सरकार ने अनाउंस किया है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कैरेकल ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर इन द रीजन ऑफ कच्छ विद बजट एलोकेशन ऑफ 10 करोड़। 10 करोड़ के एलोकेशन पे। अच्छा, ये आप तस्वीर देख लो तब, ताकि मैं आपको इसका थोड़ा सा अपीयरेंस के जब हम बात करेंगे ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वाइल्ड कैट है, हिनोटेरो बोला जाता है इन द लोकल लैंग्वेज। सरकार ने 10 करोड़ की बात करी है इस प्रोजेक्ट के लिए, टू फॉर द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ दीज एनिमल्स, ताकि इनकी ग्रोथ और सर्वाइवल हो रीजन में। अब कहाँ रहते हैं, कैसा इनका बिहेवियर है, ये थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिए। एक इल्यूसिव प्राइमरली नॉक्टर्नल एनिमल है विच हैज़ ट्रेडिशनली बीन वैल्यूड फॉर इट्स लिथनेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू कैच बर्ड्स इन फ्लाइट। नाइट टाइम एनिमल है, शाय, नोन फॉर इट्स स्किल ऑफ कैचिंग द बर्ड्स वाइल दे फ्लाई। इसीलिए मतलब इंडिया के अंदर ना इसको सियागोश भी बोला जाता है, मीन्स ब्लैक ईयर, बिकॉज ऑफ द डार्क पॉइंटेड ईयर्स। अब तभी मैं बोल रही थी, आप ये ईयर्स देखो, डार्क पॉइंटेड ईयर्स के चलते ही इसको सियागोश भी बोला जाता
है। कहाँ रहना पसंद करते हैं? दे मेक देयर होम्स इन द ओल्ड porcupine burrows, right? Areas with thick plants. They usually live in small groups and they're very quiet, hard to see. So spotting them in the wild is very rare. Secretive wild cats हैं basically. They're active at night. They have their ability to catch the flying birds. तभी एक special hunters भी हो गए ये. They hide in the rocks or burrows which make them hard to find them. Now as far as their habitat is concerned, सवाना, स्क्रब फॉरेस्ट, वहाँ पर ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं. एंड राजस्थान, गुजरात, एमपी, अरावली हिल रेंज, बुंदेलखंड रीजन, वहाँ ये आपको देखने को मिलेंगी. लीज कंसर्न है अभी वाइल्ड लाइफ में, शेड्यूल 1 में है. लार्ज स्केल हंटिंग, इलीगल ट्रेडिंग और इनके जो नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है उसी के चलते दिस स्पीशीज आर इन थ्रेट. बहुत ही सुंदर सी एक स्पीशीज दिख रही होगी आपको, ब्लूइश कलर है, विंग्स देखो, राइट, ब्यूटीफुल. ये रिसेंटली डिस्कवर हुई है केरला के अंदर. सो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ डैम्स फ्लाई, अगस्त्यमलाई बैम्बू टेल. इसका नाम क्या है? अगस्त्यमलाई बैम्बू टेल. टेल देखो आप, है ना, कहाँ? केरला में, तिरुवनंतपुरम के अंदर. सो डैम्स फ्लाई की एक न्यू स्पीशीज है, एक रेयर स्पीशीज है दैट बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ बैम्बू टेल्स. क्यों बैम्बू टेल नाम है? बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एब्डोमन जो कि एक बैम्बू स्टॉक की तरह रिजेंबल करता है, तभी नाम पड़ा बैम्बू टेल. वेस्टर्न घाट्स में अगस्त्यमलाई रीजन के अंदर देखने को मिली. देयर इज ओनली वन अदर नोन स्पीशीज इन दिस ग्रुप, दैट इज मालाबार बैम्बू टेल. मालाबार बैम्बू टेल, जो कि फाउंड इन द कुर्ग वायनाड लैंडस्केप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. सी ये स्पीशीज स्पेशल इसलिए है बिकॉज इट्स विंग्स डज नॉट हैव अ वेन दैट वी कॉल एज एनल ब्रिज वेन इन देयर विंग्स. वो नहीं होती है, तभी यू डिस्टिंग्विश देन फ्रॉम द अदर बैम्बू टेल्स. ठीक है. Now this genus of damselflies have long black bodies with brilliant blue markings, जो कि मैंने आपको दिखाया ही सही अभी. एंड अच्छा, जब मैं damselflies की बात करती हूँ तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रेडेटरी एरियल इंसेक्ट्स. ठीक है, तो ये आपको मेनली शेलो फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे. एंड दे आर graceful flyers with slender bodies, long filmy net wings. They are generally smaller, more delicate and fly weakly in comparison with the dragonflies. तो dragonflies के comparison में बता रहे हैं ये कि see, damselflies have large eyes, different from the dragonflies. इनकी जो eyes हैं they are away, far apart from each other. dragonflies की जो eyes हैं they are close together. कलर भी वेरी करता है. Now there are about 2600 species of damselflies. ठीक है, लार्ज आइज है, वाइडली सेपरेटेड है, 2600 damselfly की स्पीशीज है. damselflies are young, they are called larvae. immature damselflies जो होती हैं they are called larvae. few exceptions तो obviously होते ही हैं फिर. ठीक है, सो क्लियर हो गया? एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. ये आर्टिकल्स ऐसे हैं थोड़े से, यही मैं बोल रही थी कि ये ना थोड़े फैक्चुअल बेस ज़्यादा है बट इम्पॉर्टेंट है. यूपीएससी एनवायरनमेंट सेक्शन से प्रीलिम्स में पूछ सकती है. हाल ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. कहाँ पर? लोथल, गुजरात के अंदर. इसके बारे में पढ़ते हैं. सागरमाला प्रोग्राम के तहत, which comes under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. So under this program, this ministry is developing this heritage, एक world class facility. कहाँ पर? गुजरात के अंदर. एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा ये, जहाँ पर they will be showcasing इंडिया का मैरीटाइम हेरिटेज जो है एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक. और जो अप्रोच रहेगी वो है एडुटेनमेंट. एडुटेनमेंट मतलब एडुकेशन और एंटरटेनमेंट की मिक्स अप्रोच, ताकि वो देखने वाले को भी अच्छा लगे, इंटरेस्ट आए, है ना. कम टू एंगेज द विजिटर्स, शोकेस
इंडियाज मैरीटाइम हेरिटेज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अब जो कंस्ट्रक्शन होगी वो फेज़ के अंदर होगी। एक फेज़ है फेज़ 1A, जिसके अंदर म्यूजियम होगा, उसमें 6 गैलरीज होंगी, विच विल इंक्लूड एन इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड गैलरी, ऐसे ही अलग अलग। इट विल शोकेस वेरियस नेवल आर्टिक्राफ्ट्स, रेप्लिका मॉडल ऑफ द लोथल टाउनशिप, राइट, ओपन एक्वेटिक गैलरी, जेटी वॉकवे, तो दैट विल बी देयर। फिर फेज़ 1B, ऐसे ही फेज़ 2, तो उसमें 8 और अदर गैलरीज होंगी, ठीक है। फिर वहाँ पर आप देखना कि लाइट हाउस म्यूजियम है, और एक प्लान्ड विच इज़ प्लान टू बी द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वन, एक कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें प्रॉपर फैसिलिटी होंगी, फूड हॉल, मेडिकल सेंटर। फेज़ 2 के अंदर इट विल हैव कोस्टल स्टेट्स पवेलियंस, हॉस्पिटैलिटी जोन, मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल, एंड 4 थीम बेस्ड पार्क्स होंगी। तो ऐसे ही फेज़ में कंस्ट्रक्शन होगी। Phase 1A and 1B of the project are to be developed in engineering, procurement and construction mode. 1A and 1B मतलब कंपनी विल हैंडल ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, पूरा मटेरियल से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके डिज़ाइन तक। और जो फेज़ 2 है दैट विल बी डेवलप्ड विद थ्रू लैंड सबलीजिंग, आप बोल सकते हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। गवर्नमेंट कोलैबोरेट करेगी प्राइवेट कंपनी के साथ टू मैनेज दैट प्रोजेक्ट। सो दैट विल बी दी होल सिनेरियो। सोसाइटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मैनेज दी, सी overall, to oversee the development of it. एक separate society will be formed, let me tell you. एक separate society, ये separate society जो है it will be governed by the governing council, जिसे कौन लीड करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये काउंसिल ऑपरेट करेगी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। सोसाइटी की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे फ्यूचर फेजेस जो हैं इस हेरिटेज के, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को मैनेज करना। ओवरऑल जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, वंस इट इज़ बिल्ड, टू ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ इट, मेंटेनेंस ऑफ इट, ये सारा काम वो देखेंगे। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट आर्टिकल पे, जिसमें हम फोर्टिफाइड राइस की बात करेंगे। तो हमारे प्रधानमंत्री ने, कैबिनेट ने, दैट वाज शेयर्ड बाय आवर पीएम, अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ द यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस अंडर ऑल यूनियन गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्रॉम जुलाई 2024 अंटिल दिसंबर 2028। मैं आपको पूरा आर्टिकल समझाऊंगी, आपको लिखना है, थोड़ी सी लिखने की भी आदत डालो। आंसर राइटिंग करनी है कि नहीं, जो मैं बोल रही हूँ, जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे लिखना चाहिए। देखो ऐसे तो आप बैठ के सिर्फ भजन सुन रहे हो, भजन कीर्तन तो हो नहीं रहा है। आए हो क्लास में, पेन एंड पेपर लेके आओ और लिखो। जितना लिखोगे, लिखने की आदत डलेगी। एक होती है हमारी मसल मेमोरी। मसल मेमोरी क्या है कि ना, ये इसको आदत डालनी है। अगर स्पीड से लिखोगे तो इसको भी स्पीड, एग्जाम में वही स्पीड से लिख पाओगे, राइट। थक जाना चाहिए हाथ। तो मेक श्योर कि यू हैव दिस प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। नाउ फोर्टिफाइड राइस जो चावल होता है ना, दैट इज एनरिच्ड विद एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, न्यूट्रिशन इंप्रूव करने के लिए, टू हेल्प प्रिवेंट हेल्थ इश्यूज, राइट। तो हेयर राइस फोर्टिफिकेशन क्या है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। राइस फोर्टिफिकेशन होता है विटामिन्स और मिनरल्स को आप ऐड कर रहे हो, एसेंशियल, टू मेक इट मोर हेल्दियर। और ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर खास तौर पे बच्चे और विमेंस जो हैं, दे सफ़र फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। मैनी विमेंस आर एनेमिक, दे लैक आयरन, मैनी चिल्ड्रंस आर नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली, देयर आर कॉमन डेफिशिएंसीज, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड की कमी। तो और चावल ही क्यों फोर्टिफाइड? क्योंकि राइस जो है ना, वो एक मेजर फूड सोर्स है, एक स्टेपल फूड है। इट इज फूड सोर्स ऑफ अबाउट 2/3 ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। एक आइडियल फूड है फॉर फोर्टिफिकेशन। एवरेज की बात करूं, ऑन एन एवरेज पीपल इन इंडिया कंज्यूम अबाउट 6.8 kg ऑफ राइस ईच मंथ। तो राइस फोर्टिफाइड कैसे होता है? बहुत से मेथड्स होते हैं, कोटिंग,
dusting, what else, extrusion. पहले यू आर एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द राइस कोटिंग में, डस्टिंग के अंदर यू आर स्प्रिंकलिंग न्यूट्रिएंट्स ऑन द राइस, एक्सट्रूजन में यू आर मिक्सिंग राइस फ्लोर विद वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू फॉर्म न्यू राइस लाइक कर्नल्स, मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर इंडिया. तो फिर ये जो फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स हैं दे आर मिक्स विद दी रेगुलर राइस एक स्पेसिफिक रेशो के अंदर. जब मैं न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करती हूँ ना, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने, FSSAI ने, देर आर स्टैंडर्ड्स दैट आर सेट बाय देम कि जो फोर्टिफाइड राइस है, अच्छा उसके अंदर आयरन इतना होना चाहिए, फॉलिक एसिड इतना, न्यूट्रिएंट लाइक दिस 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 इतना. ठीक है. और रही बात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की, ये स्कीम ना सरकार ने फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम के तहत, मतलब इट इज़ अ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम, तो सरकार ने कोविड-19 के टाइम पे लॉन्च करी थी 2020 में. जो पुअरेस्ट पीपल हैं इन इंडिया, उस टफ टाइम पे उनको सपोर्ट करने के लिए ऑब्जेक्टिव यही था कि पुअरेस्ट सिटीजन जो हैं इंडिया में, आप उनको फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड कर सकें. राइट. जिसके अंदर क्या होता था, 5 kg of free wheat or rice each person in the family gets every month, no cost. और कौन इम्प्लीमेंट कर रहा था इसको, स्कीम को? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सरकार फिर इस स्कीम को एक्सटेंड करती गई और फिर मतलब इसको अगले 5 साल के लिए एक्सटेंड किया था. मतलब पहले तो ये 2023 दिसंबर तक सोचा, फिर उसको एक्सटेंड किया 2024 जनवरी तक. तो ऐसे ही स्कीम एक्सटेंड होती चली गई. ठीक है. मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ. क्या होमवर्क है? इसी से जुड़ा हुआ है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में पढ़ना. आप UPSC यहाँ से भी सवाल पूछ सकती है. ठीक है जी. तो इस सेशन के लिए इतना ही. उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया हो. कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी, बट प्लीज़ डू रिवाइज. आज काफ़ी फैक्ट्स रहे हैं तो रट्टा मारना है बेसिकली उनको. तो अब कौन सी बटरफ्लाई उड़ रही है और कौन सा स्पीशीज़ है, तो वो थोड़ा सा, नदी कौन सी कहाँ से बह रही है, या थोड़े से फैक्ट्स थे. तो प्लीज़ डू रिमेंबर देम एंड प्लीज़ डू रिवाइज देम as much as possible. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning, all the best. Thank you.